हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाउड टैलेंट। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, डैट इज़ पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। पार्ट 1 जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि व्हाट इज़ मायोपिया, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शंस क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, कैटरेक्ट क्या होता है एंड हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने उसमें पढ़ ली थी। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, वो हमें रीड करना है। अब तो मैं आपको इस पार्ट में रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, कैसे ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शंस होता है, वो मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ करने से पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म एक्चुअली क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर मैंने लिखा है व्हाट इज अ ग्लास प्रिज्म, अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास हैविंग टू ट्रायंगुलर एंड्स, मतलब इसके पास दो ट्रायंगुलर एंड्स होता है एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम से आपको बता दूंगी कि कैसे जो रेज है वो इस ग्लास प्रिज्म से निकलेगी। ये पूरा कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, रिफ्रैक्शंस पे बेस्ड है, और मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो मेरे आप चैनल पे जाओ क्लाउड टैलेंट, और उस पे रिफ्रैक्शंस की वीडियो भी देख सकते हो, और लाइट में भी एक रिफ्रैक्शंस का पार्ट है, वो भी वीडियो देख सकते हो। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं हम लोग। पहले स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रेज मतलब ये मीडियम जो है ये एयर मीडियम है। ठीक है, ये एयर मीडियम है और ये वाला प्रिज्म मीडियम है। ठीक है, मतलब जो लाइट पास हो रही है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में हो रही है। रेयरर टू डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट क्या होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो शिफ्ट करती है। ठीक है, तो इंसिडेंट रेज क्या हुई, यहाँ से इंसिडेंट रेज ये निकल रही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और ये जो लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, एन और एन डैश जिसका हमने नाम दिया है वो क्या है, नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो अभी जो है लाइट पास हो रही है रेयरर टू डेंसर, तो ये लाइट थोड़ा सा बेंट हो रही है। ठीक है, ये रही बेंडिंग वाली लाइट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ से ये जो नॉर्मल लाइन है, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ की जिसका नाम दिया एम डैश एंड एम। ठीक है, फिर यहाँ से अब जो मीडियम है फिर चेंज होगा। ये मीडियम जो है ये क्या था, डेंसर मीडियम था, और ये रेयरर मीडियम था। अभी तक रेयरर टू डेंसर आ रही थी, तो टूवर्ड जो नॉर्मल लाइंस के टूवर्ड्स आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब जो है ये नॉर्मल लाइन है, अब यही रेज जब वापस इधर निकलेगी, मतलब डेंसर टू रेयरर जब जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये लाइन जो है ये नॉर्मल से दूर जा रही है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रहे, ये वाली जो रेज है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रेज, ये वाली जो रेज है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, और ये जो पास हो रही है फाइनल रेज जिसको हम कहते हैं इमर्जेंट रेज। ठीक है, तो ये और नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के जो बीच में एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ आई। ठीक है, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपको ध्यान रहे कि ये जो रेज थी रिफ्रैक्टेड रेज और ये जो नॉर्मल रेज थी, इनके बीच का जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस होगा, जिसको हम इंडिकेट करते हैं आर से। ठीक है, R1 इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो बहुत सारे होंगे इसमें। ठीक है, तो R1 ये इंडिकेट कर दिया। तो अभी हम लोग को दो चीज मिल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया। अब हम आगे देखते हैं कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। लाइन थी ये नॉर्मल लाइन पे हमें रिफ्रैक्शन वाली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मिल चुका है। अब जो ये वाली नॉर्मल है, मतलब दूसरे सरफेस की, ये एक सरफेस था और ये वाला दूसरा सरफेस होगा, तो ये जो दूसरे सरफेस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ की थी, इस रिफ्रैक्शंस वाली लाइन, ये रिफ्रैक्शन रे है, रिफ्रैक्टिव रे है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव रेज और इस वाले नॉर्मल लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। मतलब हम इसको भी किससे इंडिकेट कर दिए, R2 से। ठीक है, तो हमें 3 चीज मिल गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ R1 मिल गया, एंगल ऑफ R2 मिल गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो लाइन जा रही थी नॉर्मल लाइन, इस नॉर्मल लाइन और एंगल ऑफ इमर्जेंट के जो बीच का एंगल होगा इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, जिसको हम E से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें टोटल 4 चीजें पता हुई। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो गई, इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रेस के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था। फिर ये जो नॉर्मल रेस थी
ये वाली एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज थी। ये रिफ्रैक्टेड रे का जो बीच का एंगल था R1 था। फिर ये R2 भी हमें मिल गया था दूसरे सरफेस का, और IE भी मिल गया, इमर्जेंट रेज भी मिल गया। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आगे के एंगल्स के बारे में। जो ये इमर्जेंट रेज है, इस इमर्जेंट रेज को मैं कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ। ये जो इमर्जेंट रेज है ये आगे की तरफ अगर जा रही है, यहाँ पे आपको इमेजिनरी लाइन कुछ दिख रही होगी, ये आगे की तरफ जा रही है, मतलब जो इंसिडेंट रेज थी ये जानी चाहिए थी रेज इधर, बट एक्चुअली में क्या हुआ कि ये अपना मीडियम चेंज किया। मीडियम चेंज करने की वजह से हमें जो रेज दिख रही है वो इधर जाती हुई दिख रही थी। ठीक है, तो अगर हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करें जो रेज इधर की तरफ निकलेगी, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इमेजिनरी लाइंस जो है ये ड्रॉ की है। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंट रेस था जो आगे की तरफ आपको इमेजिनरी लाइन दिख रही थी, और ये इंसिडेंट रेस की इमेजिनरी लाइन दिख रही थी। ठीक है, तो एक्चुअली जो रेस थी वो आगे की तरफ बननी चाहिए थी, बट रिफ्रैक्शन हुआ, मीडियम चेंज हुआ, इसलिए जो रेस है वो यहाँ पे बनी। ठीक है, तो इनके जो बीच का ये जो एंगल है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डेविएशंस। आपको दिख रहा होगा ये जो इमेजिनरी लाइन है ये आपको दिख रही होगी, तो इनके बीच का ये जो एंगल है इसको हम कह दिए एंगल ऑफ डेविएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ठीक है, जिसको हम वेवलेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन के, सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ना सबसे ज्यादा कम किसका होता है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है रेड। ठीक है, रेड लाइट, रेड जो कलर होती है, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है जब भी हम कोई व्हाइट लाइट इस पे से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में यहाँ पे इमर्जेंट रेस हमें दिखती है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड का होता है, मतलब रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, मीन्स जो उसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम रेड लाइट का होता है, आपको ध्यान रहे। और वायलेट का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मींस उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जो कि आपको पता है। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, एंड वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है। ओके, नेक्स्ट जो कुछ यहाँ पे नेमिंग्स है, नेमिंग्स हम लोग देख लेते हैं। नेमिंग्स में कैसा है कि नेमिंग्स आपको करना होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में, अगर आता है रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो आपको ये एंगल सिर्फ बनाना नहीं होता है, सिर्फ आपको नेमिंग भी करनी होती है, जिस तरह से डायग्राम में नेमिंग किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे होगे P, Q एंड R, इसको हमने दे दिया ग्लास प्रिज्म। ठीक है, P, Q, R जो है ये ग्लास प्रिज्म है, और इसमें जो आपको दिख रहा होगा A एंड B, A एंड B इज अ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज आपको दिख रहा होगा। फिर आपको दिख रहा होगा इसमें इमर्जेंट रेज। इमर्जेंट रेज हम किसको कह रहे हैं, ये वाली लाइन को, मतलब C एंड D। C एंड D इज अ इमर्जेंट रेज। ठीक है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैंने आपको इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रेस के बीच का एंगल जो बता दिया, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये ई जो है ये क्या है, इस नॉर्मल और इस इमर्जेंट रेस के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहा, ये जो दो सरफेस के बीच का एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हमने इंडिकेट कर दिया ए से। ओके, सो आपको इसमें 3-4 चीजें पता हुई। पहली चीज है इंसिडेंट रेस क्या होता है, फिर इमर्जेंट रेस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बताया, एंगल ऑफ इमर्जेंस बताया, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म बताया। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इक्वेशंस रीड आउट करते हैं। इस इक्वेशंस पे हम न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे के टॉपिक को। आगे के टॉपिक में स्विच करती हूँ। 4 चीजें अच्छी चीजें जाने, जो कि मैंने आपको बता दिया एंगल ऑफ प्रिज्म भी। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसको कहते हैं, एंगल बिटवीन द अपोजिट फेजेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वही यहाँ पे दे रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज अ एंगल बिटवीन द 2 सरफेस ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम विच द लाइट एंटर इनटू द प्रिज्म एंड फ्रॉम द लाइट गोज आउट फ्रॉम द रिफ्लेक्शंस। मतलब यहाँ पे हम लोग 2 सरफेस पढ़ रहे थे। ठीक है, एक सरफेस ये था जिसमें लाइट जो है रेयरर टू डेंसर से ट्रेवल कर रही थी, और यहाँ पे डेंसर टू रेयरर से ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, तो ये जो दोनों का जो सरफेस का बीच का एंगल था, जिसको हमने बोला एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म था, ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म।
मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब पे एक चीज दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशंस डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये जो डेविएशंस एंगल है, मतलब जो डेल्टा था, ठीक है, ये जो डेल्टा या फिर सिग्मा बोलो, ये जो डेल्टा था, ये डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा था? एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड कर रहा था एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड्स कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट जो है जब ये ट्रेवल कर रही थी रेयरर टू डेंसर, तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल के पास जो है बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल के पास बेंड कर रही थी, लेकिन जैसे ही डेंसर टू रेयरर ये जब गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही थी, जिसमें हम लोगों ने सारे एंगल्स पढ़ लिया। इसमें 2-3 एंगल्स जो हैं वो बचे थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो थे एंगल ऑफ डेविएशंस। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशंस के बाद जो 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस बना था, एक तो एक सरफेस पे बना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस जो था वो एक सरफेस पे था और दूसरा दूसरे सरफेस पे था। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस मींस R1 जो था वो ये वाला सरफेस था। ठीक है, मतलब ये वाले रिफ्रैक्शंस रेज एंड इस नॉर्मल के बीच का R1 था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ R1, और ये जो दूसरे वाले सरफेस पे बना था ये रिफ्रैक्शन रेज और ये वाला नॉर्मल रेज के बीच का एंगल था R2। ठीक है, तो हमने 2 रिफ्रैक्शंस रेज पढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, एक R1 पढ़ा था और एक R2 पढ़ा था। हम लोग 2 रिफ्रैक्शंस रेज पढ़ा, R1 एंड R2। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एंगल ऑफ डेविएशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशंस कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग एक इक्वेशंस पढ़ेंगे और उस इक्वेशन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ऐसा इक्वेशन कुछ लिखूं कि एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ए जिसको मैंने बता दिया है आपको, 2 सरफेस के बीच का जो एंगल था वो एंगल ऑफ प्रिज्म था। ठीक है, प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये मैंने इक्वेशन आपको बनाया। ठीक है, इट मीन्स कि एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों का टोटल इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ये आपको बात ध्यान में देनी होगी, ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेविएशन एंगल, ये दोनों का एडिशन इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट के सम के। ठीक है, तो आगे दूसरा पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंड होगा, कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो आपको यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, नेचर क्या है, जैसे प्रिज्म का नेचर कैसा था, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। तो मैं अगर इसको एक्सपेंड करके थोड़ा सा लिखूँ तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा? अगर मैं डेल्टा फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो कैसे लिखूंगी? एंगल ऑफ डेल्टा, ओके, is equals to angle of incidence plus angle of emergent minus angle of prism। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो डेविएशन एंगल है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह हम लोगों को पता चल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड था, क्लास 10th का जो ये टॉपिक था, ये कवर अप हो चुका है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा और मैं आगे का जो टॉपिक है वो आगे के लेक्चर्स में बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान रहे कि अगर आपको लाइट में रिफ्रैक्शंस पढ़ना हो या रिफ्लेक्शंस पढ़ना हो, या मैं इस चैप्टर का भी एक पार्ट में बना चुकी हूँ जिसमें आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट वगैरह ये सारी चीजें कवर है। ठीक है, तो अगर आपको इसको देखना हो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आप जा करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।